रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन तमाम ने मिलकर फैसला किया कि वंदे मातरम के 2 स्टैंजा रहेंगे, उससे आगे नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्या नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से ज्यादा अक्लमंद है? ये देश सबका है, मगर आप कह रहे हैं कि भारत को खुदा मानो। मैं कैसे मानूंगा बताओ? इस्लाम पर हमला है, तुम जेल में डालो, तुम गोली मारो, मेरी जबान पे आखिरी लफ्ज वही होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में जो कमाल किया था वे उत्तर प्रदेश में कर पाएंगे? जैसे एआईएमआईएम ने बिहार में 5 सीटें जीत करके बिहार की जमीन पर कब्जा कर लिया था, वैसे ही उत्तर प्रदेश में अपना खाता खोल पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के लिए रोड़ा अटका देंगे? और मुसलमान कितना एआईएमआईएम पर भरोसा कर रहे हैं? बिहार के मुसलमानों ने जो पहले भरोसा किया था उनको कितना फायदा हुआ, और उत्तर प्रदेश के मुसलमान क्या भरोसा करके फायदे में रहेंगे या नहीं? इन तमाम बातों पर दोस्तों आज हम विश्लेषण करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप टीवी 10 भारत पर देख रहे हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, आप जानते ही हैं कि एआईएमआईएम के बहुत बड़े नेता हैं और खास तौर पर एक बहुत बड़ा मुस्लिम चेहरा है, राष्ट्रीय तौर पर मुस्लिम चेहरा है। हैदराबाद से उनकी राजनीति शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे अब देश के अलग अलग राज्यों में एआईएमआईएम की पहुंच, उनकी पहचान लगातार बढ़ती जा रही है और खासतौर पर मुसलमानों में ओवैसी की पॉपुलैरिटी का तो कोई हिसाब ही नहीं है। अगर आप देखें ओवैसी के बयान सोशल मीडिया पर लाखों लाखों व्यूज आते हैं उस पर। युवाओं में ओवैसी का क्रेज बहुत ज्यादा है। युवा, खासतौर पर मुस्लिम युवा जो हैं, वो ओवैसी के रैलियों में भी जाते हैं, उनकी सभाओं में भी शामिल होते हैं और सोशल मीडिया पर भी उनको सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटते। अब इसका असर आप बिहार में देख चुके हैं। बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुए तो ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। जी, 5 सीटें एआईएमआईएम जैसी पार्टी के लिए कोई छोटी बात नहीं। बिहार में एआईएमआईएम का एक मजबूत आधार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी को 5 सीटें मिली हैं। एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर कब्जा किया, ये बहुत बड़ी बात थी। आरजेडी के लिए खासतौर पर झटका था, क्योंकि आरजेडी के लिए ये सीटें बहुत महत्वपूर्ण थी। खासतौर पर विपक्ष का वोट आरजेडी के, खासतौर पर मुसलमानों का वोट आरजेडी के पास जाता रहा है। तो ऐसे में जब ओवैसी ने यहाँ पर, आप समझ रहे हैं, बढ़त बनाना शुरू की, तो इसका सीधा असर आरजेडी पर पड़ा। अब वही खेल उत्तर प्रदेश में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। समाजवादी पार्टी का जो सबसे कोर वोट बैंक है वो यादव और मुस्लिम वोट बैंक है। मुसलमान हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अचानक से बाहर से एआईएमआईएम नाम की पार्टी आती है। ओवैसी मुसलमानों के बीच में, मुसलमानों के गढ़ में जाकर के बयान देते हैं कि अपना नेतृत्व मुसलमान खुद चुने, दरी बिछाने वाली राजनीति नहीं, अब नेतृत्व की राजनीति, नेतृत्व की लड़ाई करना चाहिए, मुसलमानों को अपना नेता चुनना चाहिए, इस तरीके के बयान देते हैं। तो ऐसे में मुसलमानों के बीच में ओवैसी की पॉपुलैरिटी बढ़ना लाजमी है। अगर देखा जाए तो इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। और आप जानते ही हैं कि एआईएमआईएम को जो है विपक्ष हमेशा से ही वोट कटवा कहता रहा है। मतलब एक ऐसी पार्टी जो अगर किसी राज्य में पहुंच जाए तो वहां पर वोट काटने का काम करती है। चाहे आप बिहार ही देख लीजिए या फिर उत्तर प्रदेश देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में वोट कटवा कहा जाता है ओवैसी को, समाजवादी पार्टी को, हमेशा से कि इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी कहता है विपक्ष ओवैसी को। लेकिन इसके बावजूद ओवैसी लगातार मुखर होकर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं, बयान दे रहे हैं और वो किसी को भी नहीं बख्श रहे, ना भारतीय जनता पार्टी को बख्श रहे हैं और ना ही समाजवादी पार्टी को बख्श रहे हैं। वो सीधे सीधे मुसलमानों के मुद्दे पर बात करते हैं और मुसलमानों की हक की बात करते हैं। अभी सोशल मीडिया पर उनके कई बयान काफी वायरल हो रहे हैं। जैसे उन्होंने तमाम मुद्दों पर जो इस वक्त देश में गरमाए हुए मुद्दे हैं उनका जिक्र किया। आपने देखा अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया है। एक लड़की ने याचिका दायर की थी कि वो अपने स्कूल में हिजाब पहनकर जाना चाहती है। इस पर हाईकोर्ट कहता है कि भाई ये इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है, इसलिए उस लड़की को हिजाब पहनने पर
पाबंदी लगा दी गई, मना कर दिया गया कि भाई आप स्कूल में यूनिफॉर्म का उल्लंघन नहीं कर सकते, आप ऐसे ही जाइए, ऐसे ही आप मतलब जा सकते हैं, जो यूनिफॉर्म है उसका पालन करिए। अब इस मामले पर ओवैसी ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुखर होकर बोला है, साफ साफ कहा है कि वो हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते हैं, उससे सहमत नहीं है। और कोई कैसे ये डिसाइड कर सकता है कि इस्लाम में क्या जरूरी है क्या नहीं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया, हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी, हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों? और आज का फैसला ये भारत की आईन की दफा 25 और 19 के खिलाफ है। मैं कपड़े पहनता हूं, सिख हमारे बेटियां और हमारे बच्चे पहनते हैं। आप होते कौन है इस्लाम के सेंचुअलिटी को डिसाइड करने वाले? इस्लाम पर हमला है यह फैसला। तो सुना आपने, इस तरीके से ओवैसी मुसलमानों से जुड़े हर एक छोटे बड़े मुद्दे पर बोलते रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ पर सुन लीजिए, उन्होंने नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा, वंदे मातरम के मुद्दे पर भी वो कायदे से बोल रहे हैं। ये देखिए, उन्होंने कहा कि क्या नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से ज्यादा अक्लमंद है। वंदे मातरम विवाद पर ओवैसी ने ये कहा कि भाई महात्मा गांधी ने और तमाम जो बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने तो सिर्फ 2 पंक्तियां गाने के लिए कही थी, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई और वो जो है पूरा पूरा वंदे मातरम गाने की बात कह रहे हैं। तो क्या वो अपने आप को महात्मा गांधी से भी ज्यादा अक्लमंद समझते हैं? सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ओवैसी। रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन तमाम ने मिलकर फैसला किया कि वंदे मातरम के 2 स्टैंजा रहेंगे, उससे आगे नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्या नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से ज्यादा अक्लमंद है? क्या नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा इस देश का मोहब्बत करने वाला है? तो इस तरीके से तमाम मुद्दों पर दोस्तों ओवैसी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते रहते हैं, लगातार मुसलमानों के मुद्दे पर बोलते रहते हैं, और इसका सीधा असर मुसलमानों पर जाहिर तौर पर पड़ता है। चाहे आप इसे भावनात्मक तौर पर देख लें, चाहे आप इसे राजनीतिक तौर पर देख लें, लेकिन मुसलमानों को कहीं ना कहीं ये संदेश जरूर मिलता है कि उनका एक लीडर उनके बीच में आया है, उनका नेतृत्व करने वाला कोई उनके बीच में आया है। हालांकि अगर आप पीछे बिहार में एआईएमआईएम की मौजूदगी देखें तो आपने देखा होगा कि 5 विधायक हैं एआईएमआईएम के इस समय में, मौजूदा समय में बिहार के। एक तो अख्तरुल ईमान है, दूसरे मोहम्मद तौसीफ आलम है, और उसके बाद मोहम्मद मुर्शीद आलम है, गुलाम सरवर हैं, मोहम्मद सरवर आलम है। तो ये 5 विधायक हैं। लेकिन इनमें से आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आपने किसी के ऐसे बयान सुने मुसलमानों के मुद्दों पर, कोई मुखर होकर सामने आया हो, मुसलमानों के मुद्दे पर आवाज उठाई हो, या मुसलमानों के लिए लड़ते हुए दिखाई दिए हों, बयान देते हुए दिखाई दिए हों? मुझे नहीं लगता आपने देखा होगा। मुझे तो अभी तक एक ही नाम है अख्तरुल ईमान का, वही ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। इसके अलावा इन बाकी 4 में से कोई बहुत ज्यादा मुखर नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे में मुसलमानों में जाहिर तौर पर ओवैसी की एक इमेज बनी है कि हाँ मुसलमानों के लीडर हैं, और उसका सपोर्ट, उसका असर भी बिहार में आपने देखा, देश के तमाम राज्यों में, जहां जहां महाराष्ट्र में भी मुसलमानों ने एआईएमआईएम को वोट दिया, जिताया। लेकिन बिहार में जहां एआईएमआईएम के ऑलरेडी 5 विधायक हैं, वहां पर सिर्फ एक विधायक का एक्टिव होना, एक विधायक का मुसलमानों के लिए आवाज उठाना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं जीत जरूरी नहीं है, पर जीत के बाद उन वादों पर कायम रहना भी जरूरी है। मुसलमानों के मुद्दों पर मुखर होकर बोलना भी जरूरी है, सिर्फ मुसलमानों का लीडर बन जाना जरूरी नहीं। और यही बात उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी सोचते हैं। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के दिमाग में 2 बातें हैं इस बात। पहली तो ये कि अगर ओवैसी को वोट दे दिया गया, एआईएमआईएम को वोट दे दिया गया, तो भाई कहीं ऐसा ना हो कि ना समाजवादी पार्टी जीत पाए, ना ओवैसी अपनी सरकार बना पाए, भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से सरकार बन जाएगी, क्योंकि जाहिर तौर पर गठबंधन तो है नहीं। हालांकि ओवैसी भी गठबंधन के लिए बार बार प्रस्ताव देते रहे हैं, लेकिन ना सपा की तरफ से कोई बयान आया, ना कांग्रेस ही उनके साथ गठबंधन को तैयार दिखाई दे रही है। तो मुसलमानों के दिमाग में तो कंफ्यूजन है कि कहीं ऐसा ना हो कि भैया भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बन जाए, हमारा वोट भी बेकार चला जाए। और दूसरा कंफ्यूजन ये है कि ऐसा ना हो कि जैसे बिहार में
विधायक तो बन गए, लेकिन वो युवाओं के बीच में, मुस्लिम युवाओं के बीच में एक्टिव नहीं नजर आते। बस ओवैसी आते हैं, भाषण देते हैं और युवाओं की भीड़ भी जाती है, लेकिन उसके बाद सब खत्म चुनाव के बाद में। तो ये नहीं चाहता मुस्लिम युवा, ये मुसलमान नहीं चाहता। मुसलमान नेतृत्व चाहता है, लेकिन ऐसा नेतृत्व चाहता है जो उनके लिए, उनके हक के लिए, उनके मुद्दों पर उनके साथ खड़ा दिखाई दे। अब आगे मुसलमानों का ये जो नेतृत्व है वो कितना असर डालेगा, उत्तर प्रदेश में ओवैसी के भाषण सिर्फ भीड़ इकट्ठा कर पाएंगे या फिर जमीन पर भी उसका असर दिखेगा, बूथ पर भी उसका असर दिखेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।